हेलो दोस्तों, साकामोटो डेज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। जैसे ही वुतांग सही कार्ड उठाने वाला होता है, लू रोने लग जाती है, इसलिए वुतांग गलत कार्ड उठा लेता है। इसके बाद शिन की बारी आती है और वो सोच रहा था मेरी माइंड रीडिंग पावर से ये गेम तो बहुत ही इजी है, लेकिन वुतांग को पहले से ही पता था कि शिन दूसरों का माइंड रीड कर सकता है। इसके बाद वुतांग उनसे कहता है इंसानों के पास 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। पहला कॉन्शियस, जो हम सोचते और बोलते हैं। दूसरा सेमी कॉन्शियस, जो महसूस करता या समझता है। तीसरा सब कॉन्शियस, हमारी आदतें और नेचुरल रिएक्शन। तो चलो देखते हैं तुम कितना डीपली माइंड रीड कर सकते हो। उसकी बात सुनकर उन तीनों का सिस्टम हैंग हो जाता है। इसके बाद वुतांग फिर से कहता है आगे बढ़ो और ड्रॉ करो, अगर मेरी बात सही है तो तुम हार जाओगे। जैसे ही शिन उसका माइंड रीड करने की कोशिश करता है, वुतांग एक साथ बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है, इसलिए शिन का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। वुतांग कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम सिर्फ वही थॉट्स पढ़ सकते हो जो वर्ड्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, और मुझे डर है कि मेरी इंटरनल मोनोलॉग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद गेम में सिर्फ 5 प्लेयर्स बचते हैं। अब बारी साकामोटो की होती है। जैसे ही उस असैसिन का ध्यान दूसरी तरफ होता है, साकामोटो बहुत स्पीड में उसका कार्ड ले लेता है और उसी स्पीड में कार्ड वापस भी रख देता है, क्योंकि वो कार्ड जोकर का होता है। साकामोटो की स्पीड देखकर लू भी बहुत शॉक होती है, लेकिन वुतांग पीछे से ये सब नोटिस कर रहा होता है। गेम चलती रहती है और आखिर में 5वां राउंड शुरू होता है। अब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे होते हैं, वुतांग और साकामोटो। जैसे ही वुतांग साकामोटो से कार्ड लेने वाला होता है, साकामोटो बहुत स्पीड में उस कार्ड को स्विच कर लेता है और वुतांग को जोकर वाला कार्ड मिल जाता है। तभी वुतांग के पीछे खड़ा एक असैसिन कहता है मास्टर वुतांग, बहुत हुआ, चलो इन्हें गोली मारकर इनकी स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं। वुतांग कहता है अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो पीछे हटो। वो असैसिन फिर कहता है लेकिन अगर तुम गेम हार गए तो हमारी एंटायर ट्रिप बेकार चली जाएगी। वुतांग फिर से वही बात कह देता है। उसकी बात सुनकर सभी असैसिन्स की सटक जाती है। वो वुतांग और साकामोटो पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं हम यहाँ जापान तक आए हैं और हमें इस सिली सेटअप को हैंडल करना पड़ रहा है। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। हम ट्रायड हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है हम उसे फोर्सफुली ले लेते हैं। तभी वुतांग उनसे कहता है मैंने तुम्हारी गन्स को रिग कर दिया है, जब तुम फायर करोगे तो वे एक्सप्लोड हो जाएंगी। आगे बढ़ो, शूट करो अगर तुम अपने हाथ नहीं चाहते। सभी असैसिन्स डर के मारे अपनी गन्स वहीं फेंक देते हैं। तभी साकामोटो बहुत स्पीड में एक की गर्दन मोड़ देता है और दूसरे को नॉकआउट कर देता है। लू भी एक असैसिन को नॉकआउट कर देती है। तभी बाकी बचे हुए असैसिन्स एक साथ साकामोटो पर अटैक करने वाले होते हैं। साकामोटो एक स्टिक उठाता है और उन सभी पर बॉल से अटैक करता है, जिससे वो सभी वहीं नॉकआउट हो जाते हैं। इसके बाद हम उसी असैसिन को देखते हैं जो डर के मारे भाग रहा होता है, लेकिन वुतांग उसे पकड़ लेता है और उस पर शूट कर देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वुतांग उनकी दुकान पर आया हुआ है और वो उन सभी को बाउंटी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो सभी वुतांग की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे होते। इस पर वुतांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? तभी शिन बोलता है तुम बोलते रहो, हम काम करते हुए तुम्हारी बातें सुन लेंगे। इस वजह से वुतांग और गुस्सा हो जाता है। वो साकामोटो के पास जाकर कहता है वैसे मिस्टर साकामोटो, क्या आपने उस असैसिन के बारे में सुना है जिसे स्लर कहा जाता है? वो हमेशा क्राइम के सीन पर एक एक्स का निशान छोड़कर जाता है, इसलिए हम उसे स्लर कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर साकामोटो कहता है तुम्हारा मतलब असैसिन किलर? वुतांग कहता है हाँ, तुमने उसके बारे में सुना है? पक्का इस बाउंटी के पीछे वही आदमी होगा। तभी शिन कहता है ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं। और लू कहती है लेकिन स्लर कौन है और उसकी लोकेशन कहाँ है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? इसके जवाब में वुतांग कहता है अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्लर की पर्सनल डिटेल्स के बारे में नहीं जानता। उसकी बात सुनकर वो सभी चिढ़ जाते हैं और कहते हैं क्या ये आदमी ऐसा ही है? इसने तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। तभी वुतांग चिल्लाते हुए कहता है तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसके बाद वुतांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है स्लर के बारे में काफी कुछ मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक क्लू पाया था। साउथ ईस्ट एशिया के एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में एक स्लॉटर हुआ था। 4 प्रिजनर्स जिन्हें डेथ पेनल्टी मिलने वाली थी, उनके चेहरों को जला दिया गया था और दीवार पर खून से एक एक्स का निशान बनाया गया था। उसकी बात सुनकर शिन कहता है लेकिन उन्हें जेल के अंदर ही क्यों मारा गया? वुतांग कहता है मेरे पास एक कॉन्टेक्ट है जो कॉर्प्सेस, लाशों के साथ डील करता है। हाल ही में जापान में कुछ अजीब कॉर्प्सेस पाए गए हैं। एक में बहुत सारे होल्स थे, दूसरे का सारा फ्लैश हटा दिया गया था, तीसरे की बॉडी को पूरी तरह तोड़ दिया गया था और चौथे को बॉल बनाकर कुचल दिया गया था। शिन कहता है इन कॉर्प्सेस का इससे क्या कनेक्शन है? वुतांग कहता है ये सारे केसेस बिल्कुल उसी किलिंग स्टाइल में किए गए थे जैसा उन 4 डेथ पेनल्टी प्रिजनर्स का तरीका था। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन प्रिजनर्स ने अपनी डेथ फेक की, प्रिजन से एस्केप किया और जापान भाग गए। वुतांग की बात सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम शिंजुकू टोक्यो का सीन देखते हैं। वहाँ पर वही प्रिजनर्स बैठे हुए हैं जिनकी बात वुतांग कर रहा था। उन्हें देखकर लोग कहते हैं
देखो उन्हें, क्या वो फॉरेनर्स हैं? शायद वो एथलीट्स हैं। नहीं, शायद वो मार्शल आर्टिस्ट या कुछ और है। उनकी बात सुनकर एक प्रिजनर कहता है, क्या हम सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं? दूसरा प्रिजनर कहता है, अरे इसमें पिकल्स हैं, मैंने नो पिकल्स कहा था। तीसरा प्रिजनर कहता है, जापानीज हैमबर्गर्स इतने छोटे क्यों होते हैं? और चौथा प्रिजनर बस हंस रहा होता है। इसके बाद हमें उनके नाम बताए जाते हैं। लड़की का नाम डंप है, उसने 180 लोगों को मारा है। दूसरे प्रिजनर का नाम 100 है, उसने 64 लोगों को मारा है। तीसरे का नाम अपार्ट है और उसने 206 लोगों को मारा है। चौथे का नाम मिनिमलिस्ट है, उसने 370 लोगों को मारा है। इसके बाद डंप उन सभी से कहती है, आखिर हमें यहाँ क्या करना चाहिए? 100 कहता है, हमें बस पेशेंस रखना है और वेट करना है। तुम चाहो तो कुछ मांगा पढ़ लो। तभी वो अपार्ट की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इसे क्यों अलग कर रहे हो? इसके जवाब में अपार्ट कहता है, मुझे पिकल्स पसंद नहीं, मैंने साफ कहा था नो पिकल्स, फिर भी उन्होंने दे दिए। और डंप को अपार्ट बहुत अनोइंग लगने लगता है। तभी मिनिमलिस्ट अपार्ट के बर्गर को हाथ में पकड़ता है, उसे दबाकर गोली जितना छोटा कर देता है और खा जाता है। ये देखकर अपार्ट रोने लगता है। 100 हंसते हुए कहता है, तुम बहुत फनी हो, तुम मेरे फ्राइज ले सकते हो। लेकिन अपार्ट कहता है, नहीं शुक्रिया, पता नहीं इनमें क्या मिला हो। उसकी बात सुनकर 100 ब्लैकआउट हो जाता है। तभी वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कशीमा की होती है। वो वहाँ आते हुए कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। तो चलो अब काम की बात करते हैं। इसके बाद वो उन्हें एक लिस्ट दिखाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लिस्ट के सभी टारगेट्स को खत्म कर दो। डंप लिस्ट को देखते हुए कहती है, ये लोग कौन है? कशीमा जवाब देता है, ये लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तुम्हें इन्हें खत्म करना है। मिनिमलिस्ट कहता है, खैर मुझे इस बात की परवाह नहीं कि ये कौन है, जब तक मुझे वो करने को मिलता रहेगा जो मुझे पसंद है। अपार्ट कहता है, ये लोग बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, शायद ये मुझे मार देंगे और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। 100 कहता है, मैंने सुना है कि जापानीज लोग बहुत सीरियस होते हैं। लेकिन वो साकामोटो की पिक्चर देखकर कहता है, लेकिन बात करो एक सेंस ऑफ ह्यूमर की। तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये मोटा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक खतरा है। उसकी बात सुनकर कशीमा कहता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस लिस्ट के लोगों को सीरियस लो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर वो चारों सीरियस हो जाते हैं। तभी मिनिमलिस्ट कहता है, तुम सच में ऐसा सोचते हो, है ना? तुम वाकई मानते हो कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो वो मोटा और उसके दोस्त हमें मार सकते हैं? इसके बाद वो टेबल को दबाकर एक बॉल में बदल देता है और जाते जाते कहता है, हम उन्हें मार देंगे इस महीने के खत्म होने से पहले। फिर तुम हमें अपनी अगली लिस्ट दे सकते हो, नहीं तो हम जापान में इधर उधर घूमकर लोगों को मारते रहेंगे। कशीमा उनके जाते ही कहता है, वो जीने के लिए नहीं मारते, वो मारने के लिए जीते हैं। ये सब मास्टर का फैसला है। मैं बैटल हार गया, अब मुझे भरोसा करना होगा और देखना होगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो तांग कहता है, ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या खतरे छिपे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं लू को घर ले जाऊं और तुम तीनों को तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन साकामोटो वुतांग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो शिन से कहता है, अगर हम उन चारों से कांटेक्ट कर सकें तो हमें शायद स्लर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शिन कहता है, हमें जितनी जल्दी हो सके JAA से कांटेक्ट करना होगा। उनकी बात सुनकर वुतांग गुस्से में कहता है, तुम इडियट्स, क्या तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी? वो डेंजरस किलर्स हैं, वो असैसिन्स या ट्रायड से बिल्कुल अलग स्पीसीज हैं। तुम्हें पता है तुम कितने बड़े डेंजर में हो? उसकी बात सुनकर साकामोटो कहता है, अगर वो इतने डेंजरस हैं तो और ज्यादा रीजन है कि हम उन्हें फ्री घूमने नहीं दे सकते। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।